बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले आप इस कहानी की 14 एक साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 15 मुलाहिजा फरमाएं। अंदर की तरफ हल्के कदमों की चाप सुनकर मैं चौंक गया। झुर्री से आंख लगाकर देखा, तारीकी में दो एवले गेट की तरफ आते हुए दिखाई दिए। दोनों एवले मजीद करीब पहुंचे तो मैं सीधा हो गया। कौन है? एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। ये समित्री की आवाज थी। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने झुर्री से मुंह लगाकर सरगोशी में जवाब दिया। गुच्छे में चाबियों की आवाज सुनाई दी। समित्री चाबियों का गुच्छा लेकर आई थी। चंद सेकंड बाद गेट का झेली दरवाजा खुल गया और मेरे अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद भी हो गया। समित्री के साथ छमिया थी। मुझे देखकर उन दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया था। अंधेरे में वो मेरी शक्ल नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि मैं किस हाल में हूँ। लेकिन अंदर कमरे में आते ही वो दोनों मुझे देखकर उछल पड़ी। एक तो मेरी मूंछें और दाढ़ी गायब थी। मुस्तजाद ये कि मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था। नाक और ऊंट फूले हुए थे, खून जमा हुआ था। चेहरे पर मार के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। चोगा फटा हुआ था। पेशानी पर उभरा हुआ घूमड़ भी साफ नजर आ रहा था। 10 बजे तक तुम नहीं लौटे तो मुझे किसी गड़बड़ का शुबा हो गया था। छमिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ था? किससे लड़ाई हुई? लगता है तुम्हें अच्छी खासी चोटें लगी हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया। कमबख्तों ने जिस्म का जोड़ जोड़ हिलाकर रख दिया है और पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा है। मैंने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल बिस्तर पर फेंक दिया और बायां कंधा सहलाने लगा। बैठो, यहाँ बैठो। छमिया ने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरा चोगा दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाती चली गई। चोगे के नीचे मैं सिर्फ चड्डी पहने हुए था। मुझे इस तरह बरना देखकर उन दोनों से किसी ने शर्माने या ले की कोशिश नहीं की थी। मेरी हालत देखकर दोनों की आंखों में वहशत सी उभर आई। मेरे पूरे जिस्म पर नील पड़े हुए थे। ये क्या हुआ? छमिया सिसक उठी। लगता है वो कई आदमी थे जिन्होंने तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारा है। हाँ, वो कमबख्त लखन वाकई कई आदमियों के बराबर था। मैंने कहा, लखन? छमिया अकला कर रह गई। तुम उसके हाथों से कैसे बच गए? वो तो दरिंदा है। उसके हाथ से तो आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच सका। लगता है तुम उनमें से बहुत से लोगों को जानती हो। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। बहरहाल वो भी इस वक्त मेरी तरह अपनी चोटें सहला रहा होगा। जिंदगी भर याद करेगा कि किसी मर्द के बच्चे से पाला पड़ा था। ओह! छमिया के मुंह से बेइख्तियार निकला। फिर वो समित्री की तरफ देखकर बोली, हल्दी और कड़वा तेल हो तो उसे गर्म करके मालिश की जाए, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। दोनों चीजें किचन में मौजूद हैं, मैं भी गर्म करके लाती हूँ। समित्री ने जवाब दिया। फिर बोली, गुरुजी को इतला दे दी जाए, वो परेशान है। नहीं, पंडित को अभी बेआराम मत करो, सुबह इतला दे देना और तेल गर्म करने से पहले मुझे एक कप चाय बना दो। कमबख्त ने शराब की पूरी बोतल मेरे पेट में उंडेल दी थी। अजीब सी कैफियत हो रही है, मैंने कहा। समित्री कमरे से बाहर चली गई और छमिया मेरे जिस्म पर उन जगहों को सहलाने लगी जहां नील नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल ठोकरे और गुंसों से 2-3 जगहों से मेरा गोश्त अंदर से फट गया था। छमिया किसी ऐसी जगह पर हाथ रखती तो मैं तकलीफ से करा उठता। छमिया न सिर्फ मेरी इस हालत से परेशान थी, बल्कि उन लोगों को कोस भी रही थी जिन्होंने मेरी ये दुर्गत बनाई थी। लखन को तो वो मुंह भर भर कर गालियां दे रही थी। समित्री बगैर दूध के चाय बनाकर लाई। उसमें हल्की सी खटास भी थी। गालबन उसने थोड़ी सी टाटरी डाल दी थी। समित्री ने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया था। मुझे इस वक्त वाकई किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो घूंट पीने के बाद ही मेरे पेट की बेचैनी कम करने लगी। मुझे वाकई इस वक्त किसी ऐसी चीज की जरूरत थी। चंद घूंट पीने के बाद ही मेरे पेट की बेचैनी कम होने लगी। मुझे चाय देकर समित्री दोबारा किचन में चली गई और चंद मिनट बाद वो हल्दी मिलाकर तेल गर्म करके ले आई। उस वक्त तक मैं चाय पी चुका था। छमिया ने मुझे बिस्तर पर औंधा लिटा दिया और मुझे मालिश करने लगी। मैं ओले ओले कराता रहा। गर्म तेल की मालिश से मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। समित्री कमरे से जा चुकी थी। छमिया देर तक मेरे जिस्म पर मालिश करती रही, साथ ही वो कुछ बुड़बुड़ाती भी जा रही थी। एक तो मैं रात भर का जागा हुआ था और दूसरा छमिया के नर्मगुदाज हाथों के लम्स से एक अजीब सी कैफियत ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। गुनूदगी सी तारी होने लगी और पपोटे भारी होकर झुकते चले गए और फिर सही पता नहीं कि मैं कब सो गया था। आंख खुली तो मेरे जिस्म पर मुलायम रेशों वाला कंबल पड़ा हुआ था। मैंने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। खिड़कियों पर अगरचे पर्दे पड़े हुए थे, मगर बाहर से उन पर पड़ने वाली रोशनी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दिन अच्छा खासा चढ़ चुका था। उसके कुछ देर बाद ही छमिया कमरे में आई तो उसने ये दिलचस्प इंकिशाफ किया कि दिन के 2 बजे हैं। पंडित बैरू सुबह से अब तक 2 मरतबा तुम्हें देखने के लिए आ चुका था। छमिया ने बेड के करीब आते हुए कहा। बाहर की क्या सूरत हाल है, कुछ पता चला? मैंने पूछा। बहुत खौफनाक, छमिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर पहले जब पंडित बैरू तुम्हें देखने के लिए आया था तो उसने बताया था कि नागराज आदमी शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। हर मशकूक राहगीर को रोककर बाज पुरस की जा रही है। होटलों में क़याम पजीर लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। उसके आदमी जबरदस्ती कमरों में घुस जाते हैं। एहतजाज करने पर उन्होंने कई लोगों को जोदो को भी किया है। होटलों के मालिकों के एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। वो भी नागराज के सामने बेबस है।
शायद तुम नाकी झील के करीब किसी कॉटेज में उनकी कैद से भागे थे। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। रात के आखिरी पहर नागराज के आदमियों ने उस इलाके में वाक़ दर्जनों कॉटेज की तलाशी ली थी। वहाँ भी एहतजाज और मुजाहमत करने पर उन्होंने कई लोगों को जोदो-कोब किया। और दिलचस्प खबर यह है कि नागराज ने उन 4 आदमियों को लाइन में खड़े करके गोलियों से भून डाला जो कॉटेज में तुम्हारी निगरानी पर मामूर थे। 5वें को शायद तुमने गोली मारकर हलाक कर दिया था। नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। पिस्तौल बेला के हाथ में था। मैंने उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश की तो गोली चल गई और सूरज उसकी जद में आ गया। क्या लखन को भी मार दिया गया? हाँ, सबसे पहले उस पर गोलियां बरसाई गई थी। छमिया ने जवाब दिया। उसके जिस्म पर कई जगहों से उधरी हुई खाल देखकर नागराज अपने आप पर काबू ना पा सका। उसने लखन जैसे दर्जनों आदमी पाल रखे हैं जिन पर वो लाखों रुपए खर्च करता है, और लखन का तुम्हारे हाथों इस तरह पिट जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। और बेला, मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो नागराज की चहेती है, उसे कुछ नहीं हुआ। छमिया ने जवाब दिया। ये सारी बातें तुम्हें पंडित बैरू ने बताई? उसे ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैंने पूछा। बैरू और नागराज में पुरानी चल रही है, छमिया ने जवाब दिया। इन पंडितों और पुजारियों में मंदिरों की मलकियत पर झगड़े चलते रहते हैं। मंदिरों के पुजारी पुरस्कार तौर पर हलाक भी होते रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ अंदर ही अंदर साजिशें चलती रहती हैं। बहुत अरसे पहले नागराज ने इस मंदिर पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त बड़े लोगों की मुदाखलत की वजह से नागराज उस मंदिर पर कब्जा न कर सका। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। पहली मर्तबा जब तुम नागराज के आदमियों से भागकर यहाँ आए थे तो नागराज के आदमी भी तुम्हारा पीछा करते हुए मंदिर में दाखिल हो गए थे। उनका ख्याल था कि इस मंदिर के पुजारियों ने तुम्हें कहीं छुपा दिया है। उन्होंने 2 पुजारियों पर इतना तशद्दुद किया कि एक तो मौके पर ही हलाक हो गया और दूसरा अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा है। उसकी एक टांग की हड्डी और 2 पसलियां टूट गई थी। पंडित बैरू खुद पुलिस कमिश्नर से मिला था, लेकिन नागराज और उसके आदमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त से बैरू नागराज से कुछ और खार खाए बैठा है। वो हर कीमत पर उसे शिकस्त देना चाहता है। वो खुद तो सामने नहीं आ सकता, इसलिए उसने तुम्हें पनाह दी है। उसके आदमी थोड़ी देर बाद उसे कोई ना कोई खबर पहुंचाते रहते हैं, और बैरू के ख्याल में नागराज के जासूस भी इस मंदिर में मौजूद हैं, इसलिए वो कुछ मोहतात रहना चाहता है। इसका मतलब है कि किसी वक्त ये जगह नागराज के आदमियों की नजरों में आ सकती है। मैंने कहा। नहीं, छमिया बोली। बैरू के सिर्फ 3-4 आदमी मंदिर के नीचे सुरंगों से वाकिफ हैं, और बैरू के कहने के मुताबिक वो जान तो दे सकते हैं मगर जबान नहीं खोलेंगे। और ये बंगला तो वैसे भी बिल्कुल अलग थलग है, और इसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, बाहर से देखा भी नहीं जा सकता और किसी किस्म का शुबा भी नहीं हो सकता। बैरू के ख्याल में ये हमारे लिए बेहतरीन और महफूज जगह है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। अब तुम मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार हो चुका है। तुम्हारे इंतजार में मैंने और समित्री ने भी अभी कुछ नहीं खाया। मैंने उठने की कोशिश की तो बेइख्तियार करा उठा। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। छमिया ने मुझे सहारा देकर उठाया और बाथरूम के दरवाजे तक ले गई। बाथरूम में सबसे पहले मैंने आईने में अपनी सूरत देखी और चौंक गया। हकीकत है कि पहली नजर में मैं खुद भी अपने आप को पहचान ना सका। दोनों ऊँट सूजे हुए थे और नाक समोसा बनकर रह गई थी। दायां रुखसार भी सूजा हुआ था, बाएं रुखसार पर भी नील था। पेशानी पर खासा बड़ा घूमड़ था। जिस्म के दूसरे हिस्से भी कुछ ऐसा ही अफसोसनाक मंजर पेश कर रहे थे। अपनी ये हुय्यत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अब मुझे कई रोज तक बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सकेगा। बाथरूम से बाहर निकला तो छमिया मेरे इंतजार में खड़ी थी। मैं फिर अपने बिस्तर पर बेड की पूंछ से टेक लगाकर बैठ गया। कमर के पीछे तकिया रख लिया था। छमिया खाना वहीं ले आई। पीतल का एक थाल मेरे सामने रख दिया। पीतल की कटोरियों में 2 तरह के सालन थे, एक में सब्जी और दूसरी में मुर्गी का सालन। हिंदू गाय का गोश्त नहीं खाते, मगर मुर्गी और मछली वगैरह बड़े शौक से खा लेते हैं। दूसरी कटोरी छमिया और समित्री ने अपने बीच में रख ली। हमारे यहाँ आने के बाद बंगले के किचन में हर चीज स्टोर कर दी गई थी। समित्री को मुस्तकिल तौर पर हमारी सेवा के लिए यहाँ छोड़ दिया गया था और खाना वही पकाती थी। वो हर तरह से हमारा ख्याल रखे हुए थी, लेकिन उसने अब तक मेरी ऐसी कोई खिदमत नहीं की थी जिसे मैं यहाँ से जाने के बाद भी याद रख सकता। शायद छमिया की वजह से ऐसी खिदमत का मौका ना मिल सका। ऐसी सेवा का मौका तो मुझे अभी तक छमिया ने भी नहीं दिया था, हालांकि वो कई रोज से मेरे साथ रह रही थी। मैं तकरीबन 12 दिन तक उस बंगले में कैद रहा। हल्दी तेल की रेगुलर मालिश से मेरी चोटें ठीक हो गई और अब मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। पंडित बैरू सिंह से अब 24 घंटों में सिर्फ एक बार मुलाकात होती थी। उसके मंदिर में नागराज के जासूस मौजूद थे, कोई यात्री के बेस में और कोई पुजारी के बेस में, इसलिए बैरू था। वो रात 11 बजे के करीब आता और तकरीबन घंटा बैठकर वापस चला जाता। उससे मुझे सारी मालूमात हासिल हो रही थी। नागराज के आदमी अब भी मेरी तलाश में थे। मैं अब बाहर निकलना चाहता था। बहुत आराम हो चुका था। मैं यहाँ बड़े बड़े बोर हो गया था। दरअसल मेरी फितरत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी जगह टिक कर बैठा रहता। मैं तो मुतहर्रिक रहना चाहता था। और फिर उस रोज मैंने बाहर निकलने का प्रोग्राम बना ही लिया। मेरे सर के बाल खासे लंबे हो गए थे, जिन्हें मैंने चुटिया की सूरत बांध लिया, शेव बना लिया, लेकिन मूंछें रहने दी। अलबत्ता ठोड़ी पर दाईं तरफ एक तिल सा बना लिया।
बाएं कान में एक अदद कांटा भी पहन लिया। उसके लिए मुझे कान छेदने की जरूरत नहीं पड़ी थी। समित्री के पास क्लिप वाले ऐसे कांटे मौजूद थे जिन्हें कान की लो पर चिपकाया जा सकता था और देखने वालों को यह पता भी नहीं चलता था कि यह क्लिप वाला है या कान छेदा हुआ है। मेरे बाएं बाजू पर गोली के जख्म का निशान मौजूद था। उसको छुपाने के लिए मैंने पूरे आस्तीन वाली कमीज पहन ली थी और बेला से छीना हुआ पिस्तौल भी पैंट की जेब में रख लिया। मेरी जेब में अच्छी खासी रकम मौजूद थी। इस हुलिये में मंदिर की तरफ से निकलना हमाकत थी, इसलिए मैंने बंगले के गेट वाला रास्ता ही इख्तियार किया। बाहर जाने से पहले मैंने चमियों को बता दिया था कि अगर रात को वापस ना आ सकूं तो परेशान ना हो। गेट से बाहर निकलते हुए मैंने आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा भी लगा लिया था। जिस वक्त मैं गेट से निकला उस वक्त शाम के 6:30 बजे थे। कुछ ही देर बाद सूरज गुरूब हो जाता, लेकिन मेरे लिए इससे कोई फर्क ना पड़ता। मेरे हुलिये में बड़ी हद तक तब्दीली आ गई थी और मैं मुतमईन था, क्योंकि अब भी सिर्फ बेला ही एक ऐसी हस्ती थी जो मुझे पहचान सकती थी। उस रात कॉटेज में मेरी दाढ़ी मूंढकर जिन लोगों ने मेरा असली चेहरा देखा था उन्हें नागराज ने मरवा दिया था। कोई मुझे शनाख्त करने वाला नहीं था और बेला से फौरी तौर पर आमना सामना होने की तवक्को नहीं थी। पंडित बैरू ने मुझे चंद ऐसे ठिकाने बताए थे जहां नागराज के बाद आदमियों से सामना हो सकता था। बैरू ने जो अड्डे बनाए थे उनमें द्रेवदिन के मरीना क्लब का नाम भी शामिल था। द्रेवदिन के बारे में पंडित बैरू ने जो बातें बताई थी वो बड़ी दिलचस्प थी। कई साल पहले वो पुलिस में हवालदार था। इंस्पेक्टर श्यामलाल जयपुर से जहां आया तो उसने जराइम पेशा लोगों की सरकोबी के लिए जो टीम बनाई उसमें हवालदार द्रेवदिन भी शामिल था। वो श्यामलाल के सबसे ज्यादा करीब था। उसके हाथों नागराज के 2 आदमी भी मारे गए। इंस्पेक्टर श्यामलाल की सिफारिश पर उसे सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई थी। इंस्पेक्टर श्यामलाल ने जब नागराज को गिरफ्तार किया तो द्रेवदिन भी उस टीम में शामिल था। आम लोगों की नजरों में इंस्पेक्टर श्यामलाल ने नागराज को सलाखों के पीछे बंद करके एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। आम तासर ये था कि अब नागराज नहीं बच सकेगा। उसका मुकदमा अदालत में पेश होगा तो उसे फांसी से कम सजा नहीं होगी। लेकिन उसी रात बाजी पलट गई। चीफ मिनिस्टर रात ही को जयपुर से यहाँ पहुंच गया। नागराज आजाद हो गया और इंस्पेक्टर श्यामलाल को पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। वो अपने तौर पर नागराज के खिलाफ काम करता रहा, मगर एक रोज उसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली। दूसरी तरफ द्रेवदिन बहुत ही कमीना और घटिया इंसान साबित हुआ। इंस्पेक्टर श्यामलाल को मुअत्तली के बाद उसने कई मरतबा श्यामलाल को धमकियां दी थी कि वो नागराज के खिलाफ अपनी सरगर्मियां बंद कर दें और फिर कुछ अर्सा बाद द्रेवदिन पुलिस की मुलाजमत छोड़कर नागराज के चक्कर में शामिल हो गया। उसका क्लब नागराज की मेहरबानियों का नतीजा है। उसे नागराज का बहुत ही करीबी आदमी समझा जाता है। मुझे अलका की बातें याद आ रही थी। उसने द्रेवदिन के बारे में कुछ और बताया था। हो सकता है वो खुफिया तौर पर अलका से मिला हो। उसका यकीन इस तरह भी आता था कि जब मैं अलका के आश्रम में छुपा हुआ था तो द्रेवदिन ने कम अज कम 2 मरतबा अलका को नागराज के आदमियों के छापे के बारे में बताया था। बहरहाल मुझे ये मालूम करना था कि द्रेवदिन की असलियत क्या थी। क्या वो वाकई अलका का मुखलिस था या उसे धोखे में रखकर उस पर कोई कारीवार करना चाहता था। तकरीबन 1 मील का फासला तय करके मैं पक्की सड़क पर पहुंच गया। उस वक्त सड़क पर बड़ी रौनक थी। दोनों तरफ ट्रैफिक भी रवा था और मंदिर की तरफ पैदल लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। मैं सड़क पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। 2 मिनट बाद मंदिर की तरफ से आने वाला एक ऑटो मेरे करीब रुक गया। क्या जावत हो भैया? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पीछे सीट पर साड़ी में मलबूस एक औरत बैठी हुई थी। अगर ये शाम का धुंधलका था, मगर उस औरत का चेहरा वादे तौर पर नजर आ रहा था। वो हसीन नहीं थी तो गई गुजरी भी नहीं थी। कबूल सूरत कहा जा सकता था। नारी की फिक्र मत करो भैया, ऑटो ड्राइवर ने मेरी उलझन को ताड़ते हुए कहा। ये रास्ते में उतर जावत है। फिर वो पीछे गर्दन घुमाकर बोला, नुक्कर में लग, हुक्म के बहन दे। अचानक ही मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। अकेले घूमते फिरते किसी नजरों में आ सकता था। अगर साथ कोई औरत होगी तो ज्यादा शुबा नहीं होगा। मैं ऑटो में बैठ गया। वो औरत सिरक कर कोने में हो गई थी। मैंने ड्राइवर को बस स्टैंड की तरफ चलने का कहा था। ऑटो खासा पुराना था। उसकी रफ्तार अगरचे ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वो मेंढक की तरह फुदक रहा था। झटके लगने से वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ सिरकती गई। मैं पहले ही समझ गया था कि वो कोई शिकारी औरत थी और रिक्शा वाला उसका साथी था। कोई शरीफ औरत होती तो गैर मर्द को अपने साथ बिठाने पर किसी सूरत में तैयार ना होती। मैंने एक हाथ पीछे कर लिया और फिर ऑटो को एक और झटका लगने से मेरा हाथ उसकी कमर पर आ गया। उसने कोई एहतजाज नहीं किया। दूसरे झटके से मेरा हाथ उसकी कमर के गिर्द हमायल हो चुका था। मैंने आहिस्ता से उसे अपनी तरफ दबा लिया और वो सिरक कर मेरे साथ जुड़ गई। ऑटो ड्राइवर सामने लगे हुए आईने से देख रहा था। उसने ऑटो को एक और सड़क पर मोड़ दिया। मैं उस शहर की सड़कों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था और मैं जानता था कि जिस तरफ ऑटो मुड़ा था वो सड़क बस स्टैंड की तरफ नहीं जाती थी। मुमकिन है ड्राइवर अपना किराया बढ़ाने के चक्कर में हो। अब कहाँ चलूं भैया? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखे बगैर पूछा। बस स्टैंड, मैंने जवाब दिया। अगली सड़क पर रिक्शा बस स्टैंड की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। बस स्टैंड खासा बारोनक इलाका था। यहाँ चंद बड़े होटलों के अलावा दरमियाने दर्जे के रिहायशी होटल और गेस्ट हाउसेस भी थे।
इंडियन टूरिज्म का दफ्तर और गेस्ट हाउस भी इसी इलाके में था। मैंने एक जगह रिक्शा रुकवा लिया, मेरे साथ ही वो औरत भी उतर आई। मैंने जेब से 10 का नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ाया। उसकी बांछें खिल उठी क्योंकि यहाँ तक का किराया 5 रुपए बनता था। इसका ख्याल रखना हुक्म, वो नोट जेब में रखते हुए बोला। सौदा लेना है तो हाथ जरा होला रखियो। रिक्शा आगे निकल गया। ये शॉपिंग एरिया था, दुकानों की रोशनियां जगमगा उठी थी। मैंने पहली मर्तबा गौर से उस औरत की तरफ देखा। शक्लो सूरत तो वाजबी सी थी, मगर जिस्म की अठान बड़े गजब की थी। उसने हल्के पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उससे मैच करता हुआ ब्लाउजर इस कदर टाइट था कि जिस्म फटा पड़ रहा था। मेरे ख्याल में उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। वो बहरहाल वक्त गुजारने के लिए ही नहीं थी। वहीं खड़े खड़े चंद बातें हुई। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो अपनी फीस पेशगी लेना चाहती है। मैंने 100 का नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। उसने साड़ी में से छोटा सा पर्स निकाला, नोट तय करके उसमें रखा और पर्स दोबारा पल्लू में साड़ी के बल के अंदर ठोंस लिया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी। उसका नाम रजनी था। अपनी फीस वसूल कर लेने के बाद अब वो मेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार थी। हम दोनों टहलने वाले अंदाज में एक तरफ चलते रहे। शाम का वक्त था, बड़ी रौनक थी। मैं सम्राट इंटरनेशनल होटल के करीब से गुजरता हुआ एक और सड़क पर मुड़ गया। यहाँ चंद अच्छे रेस्टोरेंट्स भी थे और थर्ड क्लास किस्म के भी। मैं रजनी को लेकर एक दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट में घुस गया। यहाँ हाल में मेजें भी लगी हुई थी और प्राइवेट कैबिन भी थे। यहाँ चाय और खाना भी मिलता था और शराब भी। यहाँ जिस किस्म के लोग बैठे हुए थे उन्हें देखकर किसी भी वक्त किसी हंगामे की पेशगोई की जा सकती थी। इस रेस्टोरेंट के गाहकों में कुछ औरतें भी शामिल थी और वो भी रजनी के कबील ही की थी। मैं रजनी को लेकर एक कैबिन में बैठ गया। चंद मिनट बाद ही मैले से लिबास में एक लड़का कैबिन के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो वेटर था। क्या मांगते हो हुक्म? उसने मेरी तरफ देखा और फिर रजनी की तरफ देखने लगा। चाय बहुत अच्छी, मैंने जवाब दिया। चंद मिनट बाद उस लड़के ने 2 कप हमारे सामने रख दिए। उसके जाते ही मैंने पर्दा सामने कर दिया और चाय का कप उठा लिया। पहली चुस्की लेते हुए मैंने कप मेज पर रख दिया। बड़ी खुश जायका चाय थी। रजनी ने अपना कप खाली करके मेज पर रखा। कैबिन में कुर्सियों की बजाय फोम के कुशन वाले बेंच थे। रजनी मेरे बिल्कुल साथ मिलकर बैठी हुई थी। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा तो मेरे साथ कुछ और जुड़ गई और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर चलती चली गई। मेरे अंदर का तवाज़ुन बिगड़ने लगा। उसके गुदाज बदन का लम्स मेरे जिस्म में सरसराहट सी पैदा करने लगा। मैंने उसे कुछ और अपनी तरफ खींच लिया और फिर ठीक उसी लम्हे वही लड़का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। मैं एकदम उछल गया। रजनी भी सीधी होकर बैठ गई। लड़के ने बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए खीसें निकाल ली। उसकी उम्र 11-12 साल के करीब थी, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि ऐसे मामला से बखूबी वाकिफ है। मैंने जल्दी से जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कुछ नहीं देखा हुक्म। वो नोट लेकर जेब में डालते हुए बोला, अपना मुंह भी बंद रखूंगा। तुम्हें ये पैसे मुंह बंद रखने के लिए नहीं, मुंह खोलने के लिए दिए गए हैं। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं समझा नहीं हुक्म। लड़के ने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्या दूसरे लोगों को भी बता दूं कि यहाँ क्या सीन पार्ट हो रहा है? लैन लग जाएगी यहाँ हुक्म। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम शोर मचा दो। मैंने कहा 5 का नोट तुम्हें ये मालूम करने के लिए दिया गया है कि आत्माराम कहाँ मिलेगा। आत्माराम का नाम सुनते ही लड़के के चेहरे के तासरात बदल गए। आंखों में अजीब सा खौफ उभर आया। उसने जेब से 5 का नोट निकालकर मेज पर रख दिया और कप उठाते हुए बोला, अपनी दी हुई बख्शिश उठाओ और यहाँ से चले जाओ। उसने एक बार फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो आत्माराम के बारे में कभी ना पूछते। जाओ हुक्म। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। अगर आत्माराम के कानों में बनक भी पड़ गई कि कोई अजनबी उसके बारे में पूछ रहा है तो तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। क्यों? आत्माराम कोई बदरू है? मैंने कहा। वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है, लड़के ने जवाब दिया। आजकल वैसे भी उसका किट गुमा हुआ है। पिछले चंद रोज में वो 3 आदमियों की टांगे तोड़ चुका है। उसे पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? मैंने लड़के को घूरा। तुम यहाँ नए आए हो इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है हुक्म, लड़के ने जवाब दिया। एक परदेसी ने उन सब का जीना हराम कर रखा है। ये लोग उसकी तलाश में हैं। उन्हें हर अजनबी पर उसका शुबा होता है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ हुक्म। तुम राजस्थानी तो नहीं लगते, बहुत साफ उर्दू बोल लेते हो। मैंने मौजू बदलते हुए कहा। मैं आगरे का रहने वाला हूँ, लड़के ने जवाब दिया। फिल्मी हीरो बनने के लिए घर से भागा था मगर मुंबई की बजाय यहाँ पहुंच गया। अच्छा ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। सिर्फ इतना बता दो कि आत्माराम कहाँ मिलेगा, हम चले जाएंगे। वो रात को 10 बजे यहाँ आता है, लड़के ने जवाब दिया। अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तुम लोग यहाँ से चले ही जाओ तो बेहतर है। ठीक है, ये नोट उठाकर जेब में रख लो, हम जा रहे हैं, मैंने कहा। लड़के ने नोट उठाकर जेब में रख लिया, कप उठाए और बाहर चला गया। तुम कौन हो? उसके जाने के बाद रजनी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में खौफ की झलकियां नुमाया थी। आत्माराम को क्यों पूछ रहे थे? कुछ नहीं, आओ चले, मैं कहते हुए उठ गया। बाहर निकलते हुए मैंने महसूस कर लिया था कि साथ वाले कैबिन से भी 2 आदमी बाहर निकले थे।
वो चेहरों ही से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। मैं काउंटर पर बिल देने को रुका था। रजनी मेरे साथ खड़ी थी। उनमें से एक बदमाश ने करीब से गुजरते हुए शायद रजनी के कूल्हे पर चुटकी काटी थी। रजनी सिसकारी भरकर रह गई। उसने मुड़कर खा जाने वाली नजरों से उस बदमाश की तरफ देखा, लेकिन वो बाहर जा चुका था, जबकि उसका दूसरा साथी हमसे कुछ पीछे खड़ा बिल देकर रजनी के साथ बाहर निकल आया। दूसरा बदमाश भी हमारे पीछे ही था। हम जैसे ही बाहर निकले वो भी आगे निकल गया और उन दोनों ने हमारा रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने बड़ी बेतुकल्फी से रजनी का हाथ पकड़ लिया। हमारे साथ चलती हो क्या? रजनी के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे, आंखों में वहशत सी भर गई। वो तवाइफ थी, किसी के साथ भी जा सकती थी, मगर गुंडों और बदमाशों से तो सब लोग ही घबराते हैं। उस गुंडे ने जिस तरह रजनी का हाथ पकड़कर साथ चलने को कहा था, उसमें भी मेरे लिए हैरत की कोई बात नहीं थी। जहाँ गुंडागर्दी का राज हो वहाँ इस किस्म की हरकतें रोज का मामूल बन जाती हैं। ए मिस्टर, क्या बात है? हाथ छोड़ इसका। मैं उस गुंडे की तरफ देखकर घुराया। अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगे? वो ढिठाई से बोला। मैंने सिर्फ एक लम्हे को तवक्कुफ किया और फिर दूसरे ही लम्हे मेरा घुंसा उसके जबड़े पर लगा। वो कराता हुआ पीछे उलट गया। रजनी का हाथ अगरचे उसके हाथ से छूट गया था, मगर रजनी भी लड़खड़ा कर रह गई। मेरा ये हमला उस गुंडे के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। वो लड़खड़ा कर पुष्ट के बल फुटपाथ पर गिरा। मेरे दाईं तरफ खड़े हुए दूसरे गुंडे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए चाकू निकाल लिया और चीखता हुआ मुझ पर हमलावर हुआ, मगर जाहिर है मैं गाफिल नहीं था। बड़ी तेजी से एक तरफ हट गया। हमलावर अपनी जोंक में आगे झुकता चला गया। मैंने घूमकर उसके कूल्हे पर ठोकर रसीद कर दी। वो कराता हुआ मुंह के बल गिरा। इसी दौरान पहला गुंडा उठकर हमलावर हो चुका था। मैं फुर्ती से नीचे झुक गया और उसे टांगों से पकड़कर अपने ऊपर से उछाल दिया। वो एक बार फिर पुष्ट के बल गिरा। इस मर्तबा उसके मुंह से चीख निकल गई थी। वो दोनों उठकर बैक वक्त हमलावर हुए। वो सड़क छाप गुंडे थे। स्ट्रीट फाइटिंग में बिलाशुबा माहिर हो सकते थे, मगर उनमें अकल नाम की कोई चीज ना थी। वो भी लक्कड़ की तरह ताकत इस्तेमाल करना जानते थे। अकल थी भी तो उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, और ऐसे लोगों से निमटना तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। इससे पहले कि वो मेरे ऊपर आते, मैंने उन पर छलांग लगा दी और उन दोनों को साथ लेता हुआ नीचे गिरा। उनमें से एक की खोपड़ी फुटपाथ से टकराई और वो बुरी तरह चीख उठा। मैं बड़ी फुर्ती से उठ गया और उन्हें उठने का मौका दिए बगैर उन पर ठोकरों की बारिश कर दी। उनमें से एक ने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। पहले तो मैं एक पैर पर नाच कर रह गया, फिर लड़खड़ा कर नीचे गिरा। मैंने संभलने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हमारे आसपास सन्नाटा छा गया था। ये बड़ी बारूनक जगह थी, मगर ऐसे मौकों पर लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं, और उस वक्त भी लोग बहुत दूर खड़े हमें लड़ते हुए देख रहे थे। कुछ लोग रेस्टोरेंट के दरवाजे में भी जमा थे। मुझे वो वेटर लड़का भी नजर आ गया जिसने हमें भाग जाने का मशवरा दिया था, लेकिन रजनी मुझे कहीं नजर ना आई। वो पहले ही खौफजदा थी और मौका पाकर वहां से भाग निकली थी। उन दोनों में से एक ने मेरी पसलियों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मैं करा उठा, लेकिन दूसरी ठोकर लगने से पहले ही मैं संभल गया और उठकर उन दोनों को ठोकरों पर रख लिया। लेकिन मैं ज्यादा देर तक उनकी तवादे नहीं कर सका। एक बगैर छत की जीप ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ हमारे करीब आ रुकी। स्टेशन के सामने भयानक शक्ल वाला एक मुस्टंडा बैठा हुआ था। उसकी रंगत रात की तारीकी से भी ज्यादा स्याह थी, और सितमजरीफी तो ये थी कि उसने लिबास भी काला ही पहन रखा था। स्याह शर्ट और स्याह पतलून। उसके जिस्म और लिबास की रंगत आपस में इस तरह मिल गई थी कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि जिस्म कहाँ से शुरू होता है और लिबास कहाँ पर खत्म होता है। उसके स्याह चेहरे पर चमकती हुई आंखें और सफेद दांत बहुत ही अजीब लग रहे थे, और दरअसल रंगों की इस कंट्रास्ट ने उसके चेहरे को खौफनाक बना दिया था। उसके गले में सोने की चैन भी चमक रही थी। उसके साथ ही दूसरी सीट पर बैठी हुई लड़की को देखकर कुछ और भी अजीब सा लगता था। उस लड़की की उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं थी। रंगत गोरी और चेहरे के नकूश बड़े दिलकश थे। उसका लिबास भी बड़ा दिलचस्प था। बगैर आस्तीन के बलौद मुख्तसर सी शर्ट थी, जिसके दामन के दोनों किनारों को इस तरह गिरा लगाई गई थी कि बोसी बन गई थी। उस हसीना के गले में भी सोने की चैन थी। उसके बाल घुंघरियाले और शहद की रंगत के थे। मजमूई तौर पर वो खासी हसीन थी, और उन दोनों को देखकर देहन में अजीब सा तसव्वुर उभर आता था। जीप की पिछली सीट पर भी एक आदमी बैठा हुआ था। अगरचे उसका हुलिया भी मवालियों जैसा ही था, मगर आंखों में बड़ी खौफनाक चमक थी। जीप रुकते ही वो आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। ए, क्या हो रहा है? असीने के सामने बैठा हुआ शख्स दाड़ा। ये तुम्हारा पूछ रहा था हुक्म? उन दोनों गुंडों में से एक ने जवाब दिया, जबकि दूसरे ने मौका पाकर पुश की तरफ से मेरी बाएं पकड़कर गिरफ्त में ले लिया।